गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सृष्टि। आ जाइए सभी लोग, फटाफट से आ जाइए। अंतिमा गुड आफ्टरनून। गौरांग गुड आफ्टरनून। चलिए, हम बात कर रहे थे कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन में हमने क्या बोला कि एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को अपने साथ मिला के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। उसके लिए हमने देखा कि कब होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, अगर कंट्रोल होता है थ्रू पावर, वोटिंग राइट और थ्रू रिटर्न्स, तो हमने कहा उसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि कंट्रोल हमेशा 100% होता है या 0% होता है, कंट्रोल कभी भी पार्शियल नहीं होता। अगर आपने 70% शेयर खरीदे और फिर आप कहते हैं कि मेरा कंट्रोल है, मतलब आपका 100% असेट पे कंट्रोल है। 70% शेयर खरीदे हैं मतलब ऑनरशिप कितने पे है? 70% पे, लेकिन कंट्रोल कितने पे है? 100% पे। उसी तरह मैं कहता हूं कि साहब मान लो मैंने 55% शेयर खरीदे, तो मेरा ऑनरशिप कितने पे है? 55% पे, लेकिन मेरा कंट्रोल कितने परसेंट असेट लायबिलिटी पे है? सब्सिडरी की सारी असेट और लायबिलिटी को मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? मैं करता हूं। ठीक है, ऑनरशिप मेरी 55% है कि कल को सब्सिडरी की सारी असेट को बेचा जाए तो 55% पैसा मुझे मिलेगा, सारी लायबिलिटी को पे किया जाए तो 55% पे मुझे करना है। ठीक है, तो मैं 55% ऑनर हूं, लेकिन कंट्रोल कितना परसेंट रखता हूं? 100%। अब बात आती है कि सर हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मैं आपको एक बात पहले ही कह चुका हूं कि हर कंपनी को अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले स्टैंड अलोन हमेशा बनाने पड़ेंगे। किसी भी कंपनी को, चाहे वो सब्सिडरी हो चाहे वो होल्डिंग हो, उसे अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअली स्टैंड अलोन तो बनाने ही पड़ेंगे। मतलब सब्सिडरी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे होंगे, होल्डिंग कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे होंगे। आपका काम केवल और केवल क्या है? आपका काम है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ करके दिखाना। दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाना, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाना और कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो केवल क्या बनाने के होंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के होंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड P&L का अमाउंट ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ जाता है, कैश फ्लो का अमाउंट कैश बैलेंस से पता चल जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स आपसे पूछे नहीं जाते। तो सिंपली आपको कंसोलिडेशन में क्या करना है? कंसोलिडेशन के चैप्टर में हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। हमारा काम केवल और केवल क्या है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपसे पूरा क्वेश्चन देने के बाद आपको सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट दी जाएगी, आपको होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट दी जाएगी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी,
और आपको कहा जाएगा प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है सर, तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछी जाती। ठीक है सर, अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हमें दो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी वर्किंग नोट में। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें दो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, किस चीज में, वर्किंग नोट में। ठीक है, प्रैक्टिकली 3 करनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले मैं 2 एंट्रीज की बात कर रहा हूं जिन्हें कहते हैं एक्विजिशन एंट्री। इसे कहते हैं एक्विजिशन एंट्री। ये दोनों एंट्रियां आप अपने अमालगमेशन के चैप्टर में भी करोगे। हम कहते हैं जब मैं एक कंपनी को खरीदता हूं तो मैं क्या एंट्री करता हूं, वैसे ही एंट्री हमें यहां भी करनी है। ठीक है साहब, चलिए दोनों एंट्रियां आप लिखेंगे, मैं आपको दोनों एंट्री लिखवा रहा हूं, हेडिंग लगा लें। अभी आपको केवल समझते लिखते जाना है, इसके सारे नोट्स आपको एक साथ मिलेंगे, फिर भी आप इन चीजों को मेरे साथ साथ लिखते चले जाइएगा। जो जो बातें मैं आपको लिखने के लिए कहूं, लिखने के लिए मैं आपको पहली बात कह रहा हूं, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको लिखना है, बाकी अभी तक आपको लिखने के लिए कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्री नंबर 1, उससे पहले लिख लें एक्विजिशन एंट्री। इन्हें क्या कहते हैं, एक्विजिशन एंट्री। एक्विजिशन एंट्री में आप एंट्री नंबर 1, सबसे पहले एक बात बताएं, एक्विजिशन एंट्री आप कर रहे हैं, मैंने कहा साहब मैंने 70% इक्विटी शेयर खरीद लिए, मैंने 70% इक्विटी शेयर खरीद लिए, तो सारी असेट का 70% हिस्सा मेरा हो जाएगा। सारी असेट का 70% हिस्सा मेरा हो जाएगा, मुझे अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, यस और नॉट। यस सर, ठीक है। एंट्री क्या लिखेंगे, देखो आपको सारी असेट को असेट के नाम से लिखना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं सन्ड्री असेट, आपको सारी असेट को उनके नाम से लिखना है। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। एक बात बताइए, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखेंगे या फेयर वैल्यू लिखेंगे? बेटा आप बुक वैल्यू लिखेंगे या फेयर वैल्यू लिखेंगे? नॉट बुक वैल्यू बेटा, फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू गिवन हो तो ऑलवेज कौन सी वैल्यू लिखेंगे, फेयर वैल्यू। क्यों लिखेंगे फेयर वैल्यू, समझिए। एक बात बताएं, मैंने कहा आज मेरे पास कोई असेट आई है तो मुझे उसकी बुक वैल्यू, सामने वाली कंपनी ने उस असेट को अपनी बुक में किस वैल्यू पे दिखा रखा है, उस वैल्यू से मुझे कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। मुझे तो किससे मतलब है कि आज उसकी वैल्यू कितनी। ठीक है, डन। कितने परसेंट लिखेंगे ये आप यहीं पे मैं लिख देता हूं, विद एक्विजिशन परसेंटेज। परसेंटेज कौन सा होगा, जैसे
उस असेट की फेयर वैल्यू, नॉट हर 100%, एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन हम इसके दो टुकड़े करके करेंगे, ठीक है। एक साथ भी कर सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, बट हम 100% नहीं लिख रहे हैं, हम इसके दो टुकड़े करके इस एंट्री को करेंगे, हमारे लिए समझने में ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, हमारे लिए समझने में ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। पहले दोनों एंट्रियां अलग अलग करके समझते हैं, फिर हम उसको मर्ज करने की कोशिश करेंगे, फिर हम उस एंट्री को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। पहले मैं आपको दोनों एंट्री अलग अलग समझा रहा हूं, समझने के लिए अलग अलग समझे, फिर हम उसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। कितने परसेंट आ गया साहब, 70% आ गया। एक लाइन छोड़ के मैंने क्या लिखा, टू सन्ड्री लायबिलिटी, कौन सी वैल्यू, उसकी भी सर फेयर वैल्यू, किस परसेंटेज से, विद एक्विजिशन, ये लीजिए साहब। अब इसके बदले में आपने उसे क्या दिया होगा, ये 70% हिस्सा खरीदने के लिए आपने उसे कंसिडरेशन दिया होगा, जो अमाउंट आपने दिया है, ठीक है साहब। तो देखो 70% असेट आ गई, 70% लायबिलिटी आ गई, और 70% के लिए ही पैसा दिया था, तो पैसा भी पे कर दिया, ठीक है। 70% असेट आ गई, 70% लायबिलिटी आ गई, 70% का पैसा भी दे दिया। क्या ये एंट्री बैलेंस होगी या कोई डिफरेंस हो सकता है, क्या ये एंट्री बैलेंस हो जाएगी या कोई डिफरेंस हो सकता है, जल्दी बताएं। क्या ये एंट्री बैलेंस होनी चाहिए या कोई डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस हो सकता है, कैसे समझते हैं। मान लीजिए असेट की फेयर वैल्यू है 1000 रुपए, जो लायबिलिटी आई है उसकी फेयर वैल्यू है 800 रुपीज, और जो कंसिडरेशन दिया है वो दिया है 300 रुपीज। तो मैंने 100 रुपीज का कंसिडरेशन ज्यादा दे दिया, मैं ये कह सकता हूं ना कि मैंने 100 का कंसिडरेशन ज्यादा दे दिया। तो जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, असेट खरीदने जाते हैं या लायबिलिटी खरीदने जाते हैं, और उनका पैसा उनकी अमाउंट से ज्यादा पे करते हैं, तो अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आए तो आप इसे क्या लिख देंगे, गुडविल। क्रेडिट साइड में आए तो पहले हम इसे लिखते थे कैपिटल रिजर्व, लेकिन अब इंड एएस आने के बाद सर हम कंसोलिडेटेड बनाते, सिर्फ पर्पज ऑफ शोइंग कंबाइंड असेट हम कंसिडरेशन क्यों देंगे। अरे एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या कहा, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस वजह से बना रहे हो, आपके पास उसकी ओनरशिप है ना, आपके पास कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर हैं, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। मैंने कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपके पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग दी हुई मिलेगी, ठीक है। थ्योरेटिकली बात नहीं करता, जब हम डेटा पे आएंगे तो आपके पास शेयर होल्डिंग वाला ही ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए 60% शेयर आपके हैं, तो आपने 60% शेयर खरीदे होंगे ना, और 60% शेयर खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे ना, तभी तो हम बात किस चीज की कर रहे हैं, एक्विजिशन एंट्री लिखी है मैंने। 60% शेयर हिस्सा जब मैंने खरीदा है तो 60% असेट मेरी हो गई, 60% लायबिलिटी मेरी हो गई, उसके लिए कंसिडरेशन दे दिया। लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, पहले हम इसे लिखते थे कैपिटल रिजर्व, अब क्या लिखने लग गए, गेन ऑन बार्गेन परचेज। अब हम इसे लिखने लग गए गेन ऑन बार्गेन परचेज।
बैलेंसिंग फिगर, ये लो साहब, एक्विजिशन तो हो गया, लेकिन हमारा अब देखो ये एंट्री किसने की है? होल्डिंग कंपनी ने। अब अगर ये असेट होल्डिंग अपनी असेट में दिखा देगा, ये लायबिलिटी होल्डिंग अपनी लायबिलिटी में दिखा देगा, कंसिडरेशन में उसने शेयर्स दिए होंगे वो भी दिखा देगा, गुडविल भी दिखा देगा, तो साहब उसका काम तो होगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये तो 70% असेट ही आई, और आपने कंसोलिडेशन के लिए रूल बताया था, आपने ये बताया था सारी की सारी असेट बैलेंस शीट में दिखाई देनी चाहिए, सारी की सारी असेट बैलेंस शीट में दिखाई देनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन एवरी ईयर इंटर होगा। अरे भैया एंट्री आपको जब भी बनाओ, एंट्री किस चीज की है? एक्विजिशन की। कब हुई होगी? जब एक्विजिशन किया होगा। ऊपर लिखा हुआ नहीं दिखता हर्ष? क्या लिख रखा है हर्ष? ये क्या लिख रखा है? एक्विजिशन एंट्री लिख रखा। क्या हर साल एक्विजिशन किया है क्या? एक्विजिशन एक बार किया है ना, तो एक एंट्री कब होगी? जब एक्विजिशन किया है, ठीक है। समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? अब क्वेश्चन ने कहा कि साहब वो 30% और दिखाओ, जो बचा हुआ 30% है। मैंने कहा अभी दिखा देते हैं, परेशान होने की कहां जरूरत है। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट एंट्री नंबर 2, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। वैल्यू कौन सी? फेयर वैल्यू विद रिमेनिंग परसेंट, ओके। टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री लायबिलिटी रिमेनिंग परसेंट फेयर वैल्यू। तो अब यहां क्या आ जाएगा? इस अमाउंट को क्या बोलते हैं? इस अमाउंट को क्या बोलते हैं? इस अमाउंट को क्या बोलते हैं? इस अमाउंट को बोलते हैं NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है साहब। बैलेंसिंग फिगर ये लीजिए साहब। तो ये क्या आ गया? मैं इसे भी एक बार इसकी वैल्यू लिख देता हूं, फेयर वैल्यू, इसके ब्रैकेट में भी लिख दिया फेयर वैल्यू। तो समझिए दोनों एंट्री को बड़ा ध्यान से, किसी के कंफ्यूजन हो तो दोनों एंट्रियां वापस समझिए। मैंने कहा 70% हिस्सा मेरा है, ठीक है, 70% हिस्सा मेरा है, तो 70% असेट लिख दी, 70% लायबिलिटी लिख दी, 70% हिस्से को खरीदने के लिए मैंने जो पैसा दिया था वो लिख दिया। अब मैंने देखा मैंने पैसा कम दिया है या ज्यादा दिया है। अगर मैंने ज्यादा दे दिया तो गुडविल लिख दिया, और अगर मैंने कम दिया है तो मैंने कह दिया गेन ऑन बार्गेन परचेज। जब मैं परचेज कर रहा था, बार्गेनिंग करने से मुझे फायदा हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त 100% एसेट्स दिखानी पड़ती है। आपने तो 70% ही दिखाई है। मैंने कहा बाकी के 30% और लिख दो, बाकी की 30% लायबिलिटी में लिख दो। सर जो डिफरेंस आएगा उसका क्या करेंगे? उसको लिख दो 2 NCI, 2 नॉन, वो मेरा थोड़ी ना है भाई। ये 30% असेट 300 रुपए होती है, ठीक है, ये 30% लायबिलिटी 240 रुपए होती है। तो ये 60 का हिस्सा जो नेट असेट है 60, 320 की 300 रुपए की असेट, 240 की लायबिलिटी, ये मेरी थोड़ी ना है, ये किसी और की है। मैं अपनी बैलेंस शीट में 300 रुपए की असेट दिखा रहा हूं,
और 240 की लायबिलिटी दिखा रहा हूं, ठीक है, तो 240 तो एडजस्ट हो गए, वो 60 जो नेट मिलने वाला है वो मेरा थोड़ी ना है, किसी और का है। कौन लोग है वो ऐसे लोग हैं जिनका कंपनी में इंटरेस्ट तो है, मतलब जिनका कंपनी में हिस्सा तो है, बट उनका कंट्रोल नहीं है, तो उनको नाम क्या दे दिया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हम उनको नाम क्या दे देते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। डन, क्लियर है सर? ऊपर वाली ऑनरशिप की है और नीचे वाली जिस असेट पे ऑनरशिप नहीं है बट कंट्रोल है, बिल्कुल सत्यम, परफेक्ट। अब चलो, लेकिन प्रॉब्लम ये है सत्यम कि ये जो 70% असेट भी होती है ना, लेकिन ये जो 70% असेट भी होती है ना, उस पर भी मेरा डायरेक्ट ऑनरशिप नहीं होता, क्योंकि मैंने तो कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। मान लो ये टाटा मोटर्स है और उसका प्लांट है, तो भैया वो प्लांट तो अभी भी टाटा मोटर्स के नाम में ही है, मेरे नाम में थोड़ी ना हो गया। तो मैंने तो टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे हैं, तो मैं टाटा मोटर्स का मालिक हो गया, टाटा मोटर्स का मालिक मैं हूं, लेकिन टाटा मोटर्स की जो असेट है वो आज भी टाटा मोटर्स के नाम पे। तो मैं कहता हूं कि इस 70% इससे भी मेरी ओनरशिप है जरूर, लेकिन इनडायरेक्ट ओनरशिप है, और इस पे तो मेरी ओनरशिप है ही नहीं, इस पे तो मेरा कंट्रोल है। तो मैं कहता क्या हूं, बिल्कुल मैं कहता क्या हूं कि ये तो मेरी पूरी की पूरी 100% क्या है, कंट्रोल है। क्या कोई इस एंट्री को मर्ज कर सकता है क्या? ज्यादा इजी रहेगा ना, अगर हमें बैलेंस शीट बनानी हो तो पहले हम असेट की फेयर वैल्यू निकालें, फिर एक बार पहली एंट्री में 70% लिखें, फिर दूसरी एंट्री में 30% लिखें, फिर सारी लायबिलिटीज का 70% लिखें, फिर सारे लायबिलिटीज का 30% लिखें। उससे बेटर है ना ये सन्ड्री एसेट यहां ले जाके 100% लिख दो, ये सन्ड्री लायबिलिटी यहां ले जाके 100% लिख दो, और इस एनसीआई को ऊपर ले जाके एंट्री में मर्ज कर दो। क्या इस एंट्री को एक एंट्री बनाया जा सकता है क्या? जल्दी से बताओ बेटा, क्या इस एंट्री को एक सिंगल जनरल एंट्री बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है। चलिए मैं बना देता हूं, सन्ड्री एसेट यहां से हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं फेयर वैल्यू 100%, फेयर वैल्यू 100%, पूरी की पूरी फेयर वैल्यू लिख दी। एक बार मैं इस बैलेंसिंग फिगर वाले आइटम को वापस हटा देता हूं, बाद में लिख देंगे। सन्ड्री लायबिलिटी यहां से हटाया और इसको भी लिख दिया फेयर वैल्यू 100%। कंसिडरेशन गिवन, जितना दिया है उतना लिख दो, फिर क्या लिखो, फिर लिखो एनसीआई। सर अब ये बताओ ये एनसीआई की वैल्यू कहां से लाएंगे, क्योंकि एनसीआई आपको लिखना है फेयर वैल्यू पे। सर इसकी वैल्यू कहां से लाएंगे ये बताओ, कोई बता सकता है क्या? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैंने 700 रुपीज का कंसीडरेशन पे किया है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने 700 रुपीज का कंसीडरेशन पे किया है, 70% हिस्से के लिए, 70% एक्विजिशन के लिए मैंने 700 रुपीज का कंसीडरेशन पे किया है, तो एनसीआई कितना होगा? जल्दी बताएं बेटा, तो एनसीआई कितना होगा? तो एनसीआई की वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी होगी? स्नेहा कह रही है 300, अंतिमा कह रही है 300, डेट्स परफेक्ट। कैसे निकालेंगे? आप कहते हैं 700 दिया है,
70% के लिए तो 30% के लिए कितना होगा, निकाल दीजिए साहब, यही उसकी फेयर वैल्यू है। आप एक बात समझिए, आप कह रहे हैं कि किसी कंपनी का 70% हिस्सा मैंने 700 में खरीदा है, तो बचे हुए 30% की वैल्यू कितनी होगी, वो भी फेयर वैल्यू। साहब मार्केट में जाके पूछ के, और मार्केट में पूछने की क्या जरूरत है, आपने अभी अभी खरीदा है, 70% हिस्सा खरीदा है, तो 700 में खरीदा है, तो बचे हुए 30% की फेयर वैल्यू बोलिए, तो फेयर वैल्यू कितनी होगी, 300। डन, समझ गए फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है। अब इस एंट्री का डिफरेंस देख लो, इस एंट्री का डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आ जाए तो गुडविल, और अगर क्रेडिट साइड में आ जाए तो टू गेन ऑन बार्गेन परचेज, बैलेंसिंग फिगर। ओके बेटा, क्या अब आपको एंट्री डन है। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको इस जनरल एंट्री को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट वेट करें। अब आपको इस एंट्री को करने में शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो करना क्या है, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट पे जाओ। सब्सिडरी कंपनी, ये किसकी एसेट से हो रही है, सब्सिडरी। कर कौन रहा है, ये एंट्री हो रही है इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब ये एंट्री आपको नोट करनी है, अब ये एंट्री आपको नोट करनी है। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू जब तक दे रखी हो, फेयर वैल्यू 100%, उसकी एसेट उठाई, अगर फेयर वैल्यू बता रखी है तो फेयर वैल्यू वरना बुक वैल्यू। सारी लायबिलिटी उठाई, सारी लायबिलिटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस नहीं लेने, सारी लायबिलिटी, फेयर वैल्यू बता रखी हो तो फेयर वैल्यू वरना बुक वैल्यू 100%। कंसीडरेशन आपको हमेशा बता रखा होगा, तो कंसीडरेशन एनसीआई फेयर वैल्यू पे लिख दिया, जो डिफरेंस आया वो या तो गुडविल आ जाएगा या गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। ओके बेटा, डन है क्या, आगे बढ़े, जल्दी से बताएं। यस सर, सत्यम कह रहे हैं ठीक है, बाकी लोग, कोमल ठीक है। एंट्री नंबर 2, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये तो कंसिडरेशन ड्यू हुआ था, मैं अलग से लिख देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं एंट्री दोबारा से। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या कहता है, एंट्री नंबर 2 पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का पेमेंट करो। सर ये तो बड़ा इजी है, अभी आपने कंसिडरेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब मैं डेबिट कर देता हूं, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट। 2, आपने कंसिडरेशन में क्या क्या दिया हो सकता है, जल्दी से बताएंगे मुझे। मैं होल्डिंग कंपनी, मैंने कंसिडरेशन पे किया है, मैंने कंसिडरेशन में क्या दिया होगा, सोच के बताइए। कैश दिया हो सकता है, ठीक है, मान लिया। और क्या दिया हो सकता है ना, मैंने कंसिडरेशन में शेयर्स दिए हो, तो उसे लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने उनको शेयर इश्यू कर दिए। हो सकता है मैंने उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स दिए हो, तो मैंने लिख दिया प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट। हो सकता है कि मैंने उन्हें क्या दिया हो, कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उसके अलावा डिबेंचर्स दिए हो, तो मैं इसे लिख देता हूं कोई अदर सिक्योरिटी दी हो। अदर सिक्योरिटी में डिबेंचर भी आ जाएंगे, बॉन्ड भी आ जाएंगे, और कुछ दिया हो वो भी आ जाएगा। और भी कुछ आएगा क्या, एक अमाउंट और आएगा, एक अमाउंट और आएगा, वो सबसे याद रखने वाला अमाउंट है। आप उसे बार बार भूल जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको कभी नहीं बोलेगा, आपको हमेशा खुद का दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। बताइए कोई बता सकता है क्या, कोई भी बच्चा, कोई बताएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कैश चेक नहीं, वो तो आ गया है कोमल, कैश चेक से दिया हो तो ठीक है, कैश एंड बैंक तो एक ही बात है। और कोई आइटम, ड्राफ्ट, अरे नहीं, देखो कैश, चेक, ड्राफ्ट, ये सब एक ही चीज होती है। मैं बताऊं, सिक्योरिटी, अच्छा गुडविल दी होगी, वेरी गुड हरीश। गुडविल कभी दी जाती है क्या, देने वाले की। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आता है बेटा, ये समझिए इस बात को। जैसे मैंने उन्हें इक्विटी शेयर दिया, अब उस दिए गए इक्विटी शेयर को मैंने अपना एक शेयर उन्हें 40 रुपीज पे दिया है। ऐसे कहते हैं ना कि मेरा शेयर की वैल्यू आज रिलायंस है, वो किसी कंपनी को खरीदे और बदले में उसे अपनी इक्विटी शेयर्स दे दे। अब रिलायंस के शेयर की वैल्यू मान लो अभी 30 रुपए चल रही है और उसके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो उसने तो एक शेयर 30 रुपए का मान के दिया होगा ना। तो 30 रुपए में से कैपिटल में तो केवल कितना पैसा जाएगा, 10 रुपए। 20 रुपए कहां जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जब शेयर इश्यू वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, 10 रुपए वाला शेयर अगर अपन ने 35 में इश्यू किया है तो कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, फेस वैल्यू जितना, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा बोले कि आपने अपने शेयर की वैल्यू को 30 मान के पेमेंट किया है, 40 मान के पेमेंट किया है और फेस वैल्यू 10 रुपए है, इसका मतलब वो बाकी के 20 रुपए आपको किस नाम से दिखाने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। और कैपिटल में केवल कितने रुपए दिखाने हैं, 10 रुपए। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, मैंने कहा पड़ेगा बेटा, इस इक्विटी शेयर कैपिटल को तुम बैलेंस शीट में ले जाके कैपिटल में जोड़ोगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को तुम रिजर्व सरप्लस में जोड़ोगे, तो वो दोनों अमाउंट वहां जाके सही आएंगे। ठीक है, ओके। क्या इन दोनों एंट्रीज में अब कोई दिक्कत है क्या बेटा, मुझे जल्दी से बता दो। क्लियर है सर, सत्यम कह रहा है क्लियर है, बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं है, कोमल कोई दिक्कत नहीं है, निकिता कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है, आप 4 ही लोग हैं क्या। चलिए मैं आपको इसके आगे एक थर्ड एंट्री और बताता हूं, ये जरूरी नहीं है हमेशा होगी, ये थर्ड एंट्री जरूरी नहीं है हमेशा होगी। दैट इज, इसे बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ म्यूचुअल डेब्ट। कैंसिलेशन ऑफ म्यूचुअल डेब्ट। म्यूचुअल डेब्ट का मतलब समझो, शुरू से समझो। अब मैंने कहा मैं होल्डिंग कंपनी हूं और एक कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी है। मेरी सब्सिडरी कंपनी जो है वो मुझसे कुछ सामान खरीदती है, अब वो मेरी डेटर होगी।
तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा हुआ है डेटर्स। उस डेटर्स में 1,00,000 रुपए उसे किससे लेने हैं? सब्सिडरी कंपनी से लेने हैं। ठीक है, तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ होगा? क्रेडिटर्स। और उन क्रेडिटर्स में 1,00,000 रुपए उसे किससे लेने हैं? होल्डिंग कंपनी से लेने, होल्डिंग कंपनी को देने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में वो सब्सिडरी की बैलेंस शीट भी लाके मिला दी। मतलब अब होल्डिंग और सब्सिडरी एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। तो ये जो बैलेंस शीट होगी इसके यहां पे डेटर्स लिखा हुआ है और यहां पे क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। ये 1,00,000 रुपए और ये 1,00,000 रुपए। अब ये मुझे खुद से ही तो लेने हैं और खुद को ही देने हैं, क्योंकि अब तो सब्सिडरी कंपनी किसके अंदर मर्ज हो चुकी है? होल्डिंग में। आपके कोई अकाउंट्स देखता है और कहता है कि भाई ये तो सब्सिडरी और होल्डिंग के एक साथ है, मतलब सब्सिडरी भी इसी में है, होल्डिंग भी इसी में है। तो बोले सब्सिडरी और होल्डिंग को तो आपस में पैसा लेना या देना था। बोले जब दोनों एक ही है, मतलब होल्डिंग को खुद से ही लेना है और होल्डिंग को खुद से ही देना है। मतलब इन डेटर्स और क्रेडिटर्स में 1,00,000 रुपए क्या हो जाने चाहिए? कम हो जाने चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल डेट। एंट्री क्या होगी? आप लोग मुझे लिख के बताएंगे फटाफट। इनको कैंसिल करने की क्या एंट्री होगी? मैंने आपको एक जगह ये कैंसिलेशन एंट्री पढ़ा रखी है, आपको याद हो तो मैंने एक जगह आपको ये कैंसिलेशन एंट्री पढ़ा रखी है। फटाफट से बताएं क्या एंट्री होगी। क्रेडिटर्स टू डेटर्स, बाकी लोग क्रेडिटर्स टू डेटर्स। क्रेडिटर की जगह बिल्स पेएबल भी तो हो सकता है। क्या क्रेडिटर्स की जगह बीआरबीपी नहीं हो सकता क्या? बीआरबीपी भी हो सकता है। हां सर हो सकता है। मैंने कहा लोन टू और लोन फ्रॉम भी हो सकता है। ठीक है, कि मैंने किसी को लोन दे रखा है, मतलब मेरी लायबिलिटी है, सॉरी क्रेडिटर्स है, लोन मैंने गलत लिखा, हाँ ठीक है, लोन टू क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है साहब, लोन फ्रॉम और लोन टू। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको तो क्या करना है, असेट और लायबिलिटी को आपस में कैंसिल करना है। अगर वो कॉमन हो तो, नाम कुछ भी लिखा हुआ हो, जो भी नाम लिखा हुआ हो, असेट लायबिलिटी को आपस में कैंसिल कर देना है। ठीक है बेटा, ये आपका इसका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट था, ये आपका इसका। अब सर हमसे ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? ना बेटा, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में कहा जाएगा बैलेंस शीट बना के दिखाइए। अब बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे? बैलेंस शीट बनाने के लिए तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप ये 3 एंट्रियां कर लेंगे तो आपकी बैलेंस शीट बड़ी आराम से बन जाएगी। सारी एसेट, अब सर सारी एसेट लिखने के लिए एंट्री लिखने की क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं जरूरत है, आप एसेट ला के जोड़ दोगे। सारी लायबिलिटी आप अपनी एसेट में लाके जोड़ दोगे। अब मुझे बताओ बेटा, कैपिटल कहां से लाओगे? सर कंसिडरेशन से ले आएंगे। मैंने कहा एनसीआई कहां से लाओगे? उस एंट्री में से लाना पड़ेगा ना। गुडविल कहां से लाओगे? गेन ऑन बार्गेन परचेज कहां से लाओगे? तो जब वो एंट्री बन जाएगी तो गुडविल ऑन गेन ऑन बार्गेन परचेज का अमाउंट आ जाएगा। दूसरी एंट्री से आपको कंसिडरेशन पता चल जाएगा कि कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे कैसे है,
और तीसरी एंट्री से अगर कोई कैंसिल हो रहा होगा आपस में अमाउंट। अब आपने तो क्या किया, सारी एसेट लाके जोड़ दी, सारे लायबिलिटी लाके जोड़ दी, उनमें से कोई अमाउंट कैंसिल होना है तो वो इस एंट्री से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो डेट्स आपको ये 3 एंट्रियां आपने समझ ली। कल से हम इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये बात समझेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझेंगे, फिर हम उसको आगे करना स्टार्ट करेंगे। डन? ओके बेटा, सभी को ठीक है? चलिए, सभी कोशिश करें कि आप सभी लाइव क्लास में लाइव रहें। बाद में देखने से बेटर है आप लाइव क्लास में रहें। आपको कोई बात अगर कंफ्यूज होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।